हेलो फ्रेंड्स, a warm वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये टॉपिक हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं एक ही वीडियो में, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके समझ में 100% आ जाएगा और आप लोग 100% यहाँ से तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अपना टॉपिक जो है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, तो इसको पढ़ने से पहले या यहाँ पर हम लोग जब सेशन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है प्रकाश। तो प्रकाश क्या है ये हम पर सबसे पहले सीखेंगे। उसके बाद फिर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे और फिर लास्ट में हम लोग परावर्तन तथा अपवर्तन पर चर्चा करेंगे। तो प्रकाश क्या होता है आप बताएंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। अर्थात प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो क्या बताएंगे, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, या फिर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। यह प्रकाश की परिभाषा हो गई। अब प्रकाश के जो लक्षण होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आप प्रकाश के लक्षण को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इनमें हम लोग क्या क्या बता सकते हैं कि जो प्रकाश होता है वो सबसे पहले आप बताएंगे कि सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश की विशेषताओं में आप सबसे पहले क्या बताएंगे कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है। दूसरा, इस जो सरल रेखा में गति करता है तो प्रकाश के सरल रेखीय जो मार्ग होता है उस मार्ग को किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश जिस मार्ग में होकर गमन करता है उस मार्ग को किरण कहते हैं। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है और प्रकाश के सरल रेखीय मार्ग को किरण कहते हैं। तीसरा, इसके तरंग दैर्ध्य पर चर्चा कर लेते हैं कि जो तरंग दैर्ध्य होता है वो इन दोनों के बीच में होता है। तरंग दैर्ध्य लगभग 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन के मध्य होता है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। तो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर प्रकाश की चाल पर बात कर लेते हैं। जो चाल बात की जाए निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर आप बता सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल है। यानी कि प्रकाश की चाल या तो 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। और प्रकाश अनेक प्रकार की घटनाएं, जैसे कौन कौन सी घटनाएं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन, आप सबके बारे में सीखेंगे, आदि घटनाओं को प्रदर्शित करता है। तो ये प्रकाश के लक्षण में आप बता देंगे। ये प्रकाश का लक्षण है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है और सरल रेखीय मार्ग को किरण कहते हैं। तरंग दैर्ध्य प्रकाश का, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन के मध्य होता है। और प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन जैसी घटनाओं को प्रकाश प्रदर्शित करता है। और अब इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो अगली हेडिंग आप लगाइएगा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो आप देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पालिशदार तल से टकराता है, जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पालिशदार तल से टकराता है, ये इसका अभिलंब है। मान लीजिए जब कोई प्रकाश किसी चिकने अथवा पालिशदार तल से टकराता है और टकराकर लगभग संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होता है कि जब कोई आपतित प्रकाश किरण किसी पारदर्शी अथवा चिकने अथवा अपारदर्शी है, ये चिकने तल से टकराता है तो टकराकर लगभग संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग जैसे बोला जा रहा है वैसे लिखते चलिए कि जब कोई आपतित प्रकाश किसी चिकने और चमकीले, या फिर आप बता सकते हैं कि किसी चिकने तल से टकराता है तो टकराकर उसको या संपूर्ण भाग लगभग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो आने वाली किरण है, इस किरण को नाम देते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, टकराकर वापस जाने वाली किरण को हम लोग नाम देते हैं परावर्तित किरण। और आपतित किरण तथा अभिलंब, इसको बोला जाता है अभिलंब।
तो इसके बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण? आपतन कोण बोला जाता है। और ये जो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और ये परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ है, आप इसको नाम देंगे परावर्तक पृष्ठ। और जिस बिंदु से परावर्तन हो रहा है परावर्तक बिंदु, आप बोलेंगे आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब कोई आपतित प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है और टकरा कर लगभग संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, तो दोनों नियमों पर हम लोग चर्चा करते हैं। नियम नंबर 1 क्या होता है? तो नियम नंबर 1 होता है कि सबसे पहले जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम आपतित किरण, देखिए आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, दो हो गया। तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीसरा क्या हो गया? आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये बताएंगे आप। क्या क्या प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है? आपतित किरण या आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपको इतना ही इसमें बताना है। और एक पॉइंट आप ये बता देंगे कि यहाँ पर जो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, तो यदि कोई किरण कहाँ से होकर आती है? अभिलंब पर आती है। अभिलंब पर यदि कोई किरण अभिलंब से होकर आपतित होती है, कहां पर? ये जो आपका अभिलंब बनाया गया, यदि कोई किरण यहां से आपतित होती है इस पर, तो ये टकरा कर कोण 0 अंश यानी कि अपने ही मार्ग पर आपतन कोण यदि 0 अंश हुआ, कोण आई बराबर अगर 0 अंश, तो कोण आर बराबर भी 0 अंश हो जाएगा, यानी कि अपने मार्ग में टकराकर फिर से अभिलंब पर ही वापस लौट जाएगी। तो आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई किरण अभिलंब से होकर आपतित होती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? तो उसका परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 0। और ये पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग दर्पण पर चर्चा करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम इसको इरेज करके दर्पण पर चलते हैं। तो आई थिंक आप लोग को प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं दर्पण पर। दर्पण पर चर्चा करते हैं, क्योंकि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो दर्पण की सहायता से किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग दर्पण के प्रकार पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इनकी परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप बताएंगे कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन कौन से। तो आप एक बताएंगे कि समतल दर्पण, और दूसरा जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण पुनः दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं अवतल दर्पण, और दूसरे को नाम देते हैं उत्तल दर्पण। तो दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण पुनः दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दर्पण क्या होता है? तो आप देखिए, यदि किसी कांच के पारदर्शी खंड को लेकर उसे एक तरफ पॉलिश कर दिया जाए, किससे पॉलिश किया जाए? तो आयरन ऑक्साइड से, लाल रंग के आयरन ऑक्साइड से पॉलिश कर देने पर दूसरा तल चमकदार बन जाता है और उसे दर्पण कहते हैं। आप क्या बताएंगे कि कांच के एक पारदर्शी तल को या पारदर्शी पृष्ठ को लेकर उसके एक तरफ लाल रंग के आयरन ऑक्साइड से पॉलिश कर देने पर उसका दूसरा तल चमकदार बन जाता है, जिसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण, तो कांच के एक समतल तल को लेकर उसके किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देने पर उसका दूसरा तल चमकदार बन जाता है, जिसे समतल दर्पण कहते हैं। और यदि हम लोग गोलीय पृष्ठ ले लें और गोलीय पृष्ठ को दो भागों में काट दें, यदि किसी गोलीय खंड को लेकर दो भागों में काट दें और काटने के पश्चात हम लोग गोलीय खंड को दो प्रकार से पॉलिश कर सकते हैं। एक तो
इसके भीतर से पॉलिश किया जा सकता है, या फिर सबसे पहले देखिए इसको बाहर से पॉलिश किया जा सकता है, और दूसरा क्या किया जा सकता है, इसको भीतर से भी पॉलिश किया जा सकता है। तो एक बाहर से पॉलिश किया जा सकता है और दूसरा भीतर से पॉलिश किया जा सकता है। कर सकते हैं या नहीं बताइए? एक बाहर से और दूसरा भीतर से पॉलिश कर दें तो आप बताएंगे कि यदि गोलीय खंड पर पॉलिश इस प्रकार की जाए कि प्रकाश का परावर्तन दर्पण के धंसे भाग से हो तो वह कौन सा दर्पण कहलाएगा? यदि प्रकाश का परावर्तन दर्पण के धंसे भाग से हो तो वो आपका अवतल दर्पण कहलाएगा। और यदि प्रकाश का परावर्तन या गोलीय खंड पर पॉलिश इस प्रकार की जाए कि प्रकाश का परावर्तन दर्पण के उभरे हुए भाग से हो तो ये आपका उत्तल दर्पण होगा। दर्पण क्या होता है? तो कांच का कोई एक पारदर्शी पृष्ठ लेकर उसके एक तरफ लाल रंग के आयरन ऑक्साइड से पॉलिश कर दिया जाता है तो दूसरा तल चमकदार बन जाता है, जिसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के लिए कांच के एक समतल पृष्ठ को लेकर उसकी एक तरफ लाल रंग के आयरन ऑक्साइड से पॉलिश करने पर उसका दूसरा तल चमकदार बन जाता है, जिसे समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण के लिए हम लोग कांच के गोलीय खंड को लेकर उस पर पॉलिश दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तरफ पॉलिश कर देने पर दूसरा तल चमकदार बन जाता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में यदि पॉलिश इस प्रकार की जाए या यदि गोलीय खंड पर पॉलिश इस प्रकार की जाए कि प्रकाश का परावर्तन दर्पण के धंसे भाग से हो तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। और यदि दर्पण पर पॉलिश इस प्रकार की जाए या गोलीय खंड पर पॉलिश इस प्रकार की जाए कि प्रकाश का परावर्तन दर्पण के उभरे हुए भाग से हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये गोलीय दर्पण से ये हो गया। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आई थिंक उत्तल और अवतल दर्पण आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये आपके सिलेबस में समतल दर्पण नहीं है तो समतल दर्पण हम लोग हटा देते हैं, हमें इस दर्पण पर चर्चा करनी है। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, एक हम लोग गोलीय दर्पण बना लेते हैं। चलिए ऊपर यहाँ पर दर्पण बनाते हैं, आप लोग को परिभाषाओं के बारे में बगल में चर्चा करते हुए चलेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जैसे एक हम लोगों ने मान लिया कि ये कोई एक गोलीय दर्पण है। अब ये दर्पण आप लोग अपनी आवश्यकता अनुसार बनाइए, उत्तल या फिर अवतल। तो हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए सीख लेते हैं, वही उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होगा। तो ये दर्पण का द्वारक M1 M2 किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण का वह भाग जहां तक प्रकाश का परावर्तन संभव हो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। पहली परिभाषा, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो दर्पण का वह भाग जहां तक प्रकाश का परावर्तन संभव हो, M1 से लेकर M2 तक। M1 और M2 क्या हैं? दर्पण के द्वारक हैं। तो इसके बीच जो प्रकाश का परावर्तन संभव होता है तो इसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। और गोलीय दर्पण का ये परावर्तक तल भी कहलाता है। क्या कहलाता है? साथ में परावर्तक तल भी कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? तो दर्पण का ध्रुव देखिए ये वाला है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आप क्या बताएंगे? परावर्तक तल का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का ध्रुव हो गया। और यहाँ पर देखिए ये एक गोले का भाग है, ये एक गोले का भाग है। तो इसके केंद्र को, यहाँ पर इसका कोई केंद्र होगा, वक्रता केंद्र बोलेंगे, वक्रता केंद्र, जिसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अगली परिभाषा आ जाती है वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो आप बताएंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का द्वारक कहते हैं, या फिर परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और परावर्तक द्वारक क्या होता है? तो दर्पण का वह भाग जहां तक प्रकाश का परावर्तन संभव हो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है।
तो आई थिंक ये परिभाषाएं आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके फोकस की बात कर लेते हैं। तो आप देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं, आप क्या बताएंगे? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं वह क्या कहलाएगा? फोकस दूरी कहलाता है। फोकस या मुख्य फोकस कहलाता है। आप क्या बताएंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें गोलीय दर्पण के, इस चीज को आप समझ लीजिए पहले, ये क्या होता है? ये जो C और P को मिलाने वाली रेखा है इसको बोला जाता है, देखिए इसको हम लोग नाम देते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये क्या होता है? तो मुख्य अक्ष आप बताएंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर एक दूसरे से काटती हैं वह मुख्य फोकस कहलाता है। अवतल दर्पण के लिए ये मुख्य फोकस है, और उत्तल के लिए आप बताएंगे कि जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें इस प्रकार से निकलेंगी, लेकिन ये डैश करके बढ़ाने पर जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होंगी वही इसका कहलाएगा मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, दो चीजें होती हैं। आप सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वही मुख्य फोकस कहलाता है, और उत्तल में जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं वह मुख्य फोकस कहलाता है। और गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया। अब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग चर्चा करते हैं गोलीय दर्पण के द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। चलिए, सबसे पहले प्रतिबिंब निर्माण के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं जो आपके लिए प्रतिबिंब निर्माण में सहायक होंगी। किन्हीं 3 किरणों में से 2 किरणों के उपयोग द्वारा हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे, तो उन सभी किरणों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, एक दर्पण है, इस दर्पण की पहचान कीजिए। यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि प्रकाश का परावर्तन दर्पण के धसे हुए भाग से हो, तो कौन सा दर्पण बना है? और इसके बाद जो बनाने चल रहे हैं आप उसको भी बताइए कि ये कौन सा दर्पण है। कुछ इस प्रकार से आप दर्पण को बना लीजिए। समझने के लिए आप बना सकते हैं, और याद रखिएगा जो पॉइंट लिखवाने चल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से आप यदि इस पॉइंट को सीख जाते हैं तब तो समझ लीजिए बेहतर है, या यदि नहीं सीख पाते तो आपके लिए समस्या आने वाली है। आप इसको बताएंगे कि इस तरफ जितने भी दर्पण बने हैं ये अवतल दर्पण हैं। ये सब कौन से दर्पण हैं? अवतल। और इस तरफ के जितने भी दर्पण हैं ये आपके उत्तल दर्पण हैं। तो आपको क्या करना है? अब देखिए, यहाँ पर आपको पता है ये होता है ध्रुव P, ये होता है वक्रता केंद्र C, और ये होता है फोकस F। सब में यही होगा P, C और F। P, C यहाँ पर और यहाँ पर F। इस प्रकार से इधर क्या होगा? P यहाँ पर होगा, C यहाँ पर होगा और F यहाँ पर होगा। P यहाँ पर होगा, ये F हो गया और ये आपका C। इसी प्रकार इसमें भी बना लीजिए P, F और C। क्या करना है हमें? आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। याद रखना है कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, दोनों दर्पणों में आपको याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। किसमें? अवतल दर्पण में। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। उत्तल के लिए देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में।
अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा नियम देखिए, यदि कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, यदि कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि मुख्य अक्ष की ओर आने वाली किरणें या मुख्य अक्ष की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली, ये वास्तव में आ रही है, यहाँ से देखिए, मुख्य अक्ष की ओर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली सभी किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उत्तल दर्पण में। तो अवतल में क्या होता है कि यदि कोई किरण मुख्य फोकस की ओर जा रही है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ पर भी कोई किरण मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो ये परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट आती है। और यहाँ पर वक्रता केंद्र की ओर टारगेट करती हुई जाने वाली सभी किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट आती है। ये दोनों नियम समान है। तो आपको ये किरण आरेख याद रखना है। सभी किरणों के लिए आप इन्हीं में से किन्हीं तीन में से किन्हीं दो के प्रयोग से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। और यदि आप ये किरणें सीख जाते हैं तो प्रतिबिंब निर्माण में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। तो आई थिंक आप इस चीज को तो सीख गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली सभी किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सभी किरणें अपने मार्ग में परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। और मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली सभी किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली सभी किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो इस प्रकार से ये किरण आरेख हैं। और ये आपका है कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए जो किरण आरेख 2-3 बनाए जाते हैं या 3 किरणें प्रमुख हैं और इन्हीं किरणों की सहायता से हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इन किरणों में से किन्हीं 2 किरणों की सहायता से किस प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि ये स्क्रीनशॉट हो गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊपर की हेडिंग आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे और देखेंगे कि ये प्रतिबिंब जो अभी 3 किरण आरेख हम लोग देखे थे इनमें से किन्हीं 2 किरणों के प्रयोग से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। बारी बारी से सीखेंगे सब कुछ अच्छे से। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जब कोई वस्तु आपकी स्थिति नंबर 1 में वस्तु की स्थिति हम लिखेंगे अनंत पर। वस्तु की स्थिति कहाँ हो, अनंत पर। कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अनंत पर रखी वस्तु के लिए सबसे पहले एक बनाएंगे अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। और यहाँ पर ये आपका हो गया ध्रुव, ये आपका परावर्तक तल M1 M2, ये और जिसे द्वारक कह सकते हैं, ये हो गया F और ये हो गया C। अनंत पर कोई वस्तु रखी है, अनंत पर रखी वस्तु कुछ इस प्रकार से रखी गई है। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि ये यहाँ से जो चलने वाली किरणें हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं। दोनों किरणें कहाँ से चल रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। तो आप सबको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली सभी किरणें कहाँ से होकर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो जहां पर ये किरणें काट देती हैं एक दूसरे को वही इसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो किरणें कहां पर काट रही हैं, फोकस पर काट रही हैं। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि प्रतिबिंब यहाँ पर इसकी स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी स्थिति होगी कहां पर, फोकस पर। स्थिति फोकस पर होगा। प्रकृति कैसी होगी, किरणें वास्तव में मिल रही है या मिलाया जा रहा है, तो वास्तव में मिल रही है इसलिए इसकी प्रकृति वास्तविक होगी। आभासी, ये बताइए ये उल्टा होगा या सीधा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर वास्तविक और उल्टा, साथ ही साथ इसके आकार की बात की जाए तो वस्तु से छोटा अर्थात बिंदु आकार का प्रतिबिंब यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो इसकी प्रकृति, स्थिति एवं आकार
पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से पहली स्थिति के लिए किरण आरेख बनेगा कि अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का होगा, फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा। दूसरी स्थिति पर हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरी स्थिति क्या होगी? वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी कि अनंत और कहां पर? C के बीच। तो C का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, अनंत और C के बीच वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो उसी प्रकार हम लोग यहां पर भी बनाएंगे एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण जिसका द्वारक ये हो गया M1 M2, यहाँ पर P ध्रुव है, ये फोकस है और ये C है, और यहाँ पर अनंत है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी वस्तु से हम लोग चलिए एक किरण भेजते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली सभी किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। और दूसरी किरण हम लोग कहां से भेज देते हैं? तो चलिए दूसरी किरण आप चाहे वक्रता केंद्र से भेज दीजिए या फिर फोकस से ही भेज दीजिए। तो हम लोग दूसरी किरण भेजते हैं वक्रता केंद्र से, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट आती हैं और जहां पर एक दूसरे को काट देती हैं वही उसका प्रतिबिंब बनता है। तो किरणें कुछ इस प्रकार से काट रही हैं, तो एक दूसरे को यहाँ पर ओ डैश का प्रतिबिंब बनेगा आई डैश। तो यहाँ इसकी अब आकृति आकार पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी जो स्थिति होगी, स्थिति देखिए स्थिति कैसी होगी? C और F के बीच में, C और F के बीच प्रतिबिंब की स्थिति होगी। प्रकृति की बात करें तो वास्तव में किरणें मिल रही हैं इसलिए वास्तविक होगा, वास्तविक, और साथ ही साथ उल्टा होगा। इस बार भी आकार की बात करें तो आकार वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा होगा, और साथ ही साथ ये तीन चीजें आपको यहाँ पर सीख कर रखना है कि छोटा बन गया, C और F के बीच बन गया, वास्तविक और उल्टा बन गया। तीसरी स्थिति पर हम लोग चर्चा करते हैं। इस बार वस्तु को कहां रखते हैं? चलिए इस बार हम लोग वस्तु को रखते हैं C पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर C पर वस्तु को रखते हैं। तो इसके लिए हम लोग किरण आरेख बनाते। तो इस स्थिति में हम लोग अब क्या करने वाले हैं? वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। और आई थिंक यदि आप लोग डिस्टर्ब होकर नहीं देखते हैं, कहीं पर भी इधर उधर ध्यान नहीं भटकाते हैं, तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए हम लोग इस बार देख लेते हैं तीसरी स्थिति कि वस्तु को हम लोग जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और किस प्रकार से बनेगा। तो ये हम लोग एक मान लेते हैं कि अपना अवतल दर्पण है, दर्पण का द्वारक P, यहाँ पर फोकस और ये केंद्र वक्रता केंद्र है। इस बार हम वस्तु को इसी वक्रता केंद्र पर रखने वाले हैं। तो हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से इस वस्तु को रखेंगे तो यहाँ से कोई किरण पहले भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, आप लोग सीधा बनाइएगा पटरी और पेंसिल की सहायता से, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगे। और दूसरी किरण हम लोग भेज देते हैं वक्रता इसी फोकस से भेजेंगे। तो ये किरण फोकस से जाएगी और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी वो ये बिंदु होगा। देखिए एक बार आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझिए, फिर से हम बना देते हैं। और इस बार हम लोग वस्तु को कहां पर रख रहे हैं? तो वस्तु को हम लोग इस बार रखने वाले हैं C पर, वक्रता केंद्र पर। अब सही से बना है, देखिए ये हो गया, यहां पर ये P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। इसी C पर हम लोग वस्तु को रखने वाले हैं। तो इस C पर हम एक वस्तु रख देते हैं ये इस प्रकार से। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रही है, और दूसरी किरण मुख्य फोकस से भेजते हैं जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये किरणें एक दूसरे को इसी बिंदु पर काट रही हैं। तो जिस बिंदु पर ये किरणें एक दूसरे को काट देंगी वही क्या बन जाएगा? ये हो गया ओ डैश का प्रतिबिंब बन गया आई डैश। और आप एक चीज यहाँ पर आसानी से बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे कि इसकी यदि हम लोग स्थिति पर चर्चा करें, इसकी स्थिति पर चर्चा करें तो ये क्या है? C पर ही बनी है, यानी C पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब C पर बनता है। और इसकी प्रकृति की चर्चा करें या प्रकृति की बात करें तो प्रकृति इसका वास्तविक और उल्टा ही होगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ है यहाँ पर। और तीसरा जो आकार की बात करें तो आकार वस्तु के बराबर है,
प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु के बराबर। तो ये तीनों अच्छे से समझ में आया। चौथे पॉइंट पर चला जाए। चलिए हम लोग अब चौथे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। चौथा पॉइंट अपना क्या है, देखिए हमने क्या किया, वस्तु को अनंत से अनंत पर पहले रखा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच दूसरी स्थिति में, तीसरी स्थिति में वक्रता केंद्र पर, अब चौथी स्थिति में हम लोग सी और एफ के बीच वस्तु को रखेंगे। तो चलिए वस्तु को कहां पर रखते हैं, सी और एफ के बीच। मतलब सी और एफ के बीच का मतलब क्या है, तो सी और एफ के बीच का मतलब है कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हम लोग इस बार वस्तु को रखते हैं। तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये हो गया P, ये F हो गया और ये हो गया C। तो यहाँ पर हम लोग एक वस्तु रखते हैं ये इस प्रकार से, और यहाँ पर जो वस्तु हमने रखा तो क्या करेंगे, यहाँ से एक किरण भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली सभी किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और दूसरा हम लोग भेजेंगे मुख्य फोकस से। तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो मुख्य फोकस से जो किरण भेजेंगे वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और ये किरणें जहां पर एक दूसरे को काट देंगी वही इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है ओ डैश, वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बन रहा है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि प्रतिबिंब स्थिति पर चर्चा करें, नीचे आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो नीचे के पॉइंट चलिए आपको समझ में आ रहे हैं, यहाँ बगल में लिखते हैं। देखिए इसकी स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति कैसी है बताइए, इसकी स्थिति कहां पर है, सी और यानी कि केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है कहीं पर भी। प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी है, ये भी वास्तविक है और उल्टा बना हुआ है। आकार यदि बात करें तो आकार जो है ये वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक उल्टा है, और सी और अनंत के बीच में ये स्थिति। पांचवी स्थिति पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अपनी पांचवी स्थिति क्या, इस बार हम लोग वस्तु को रखने वाले हैं फोकस पर। वस्तु फोकस पर रखी जाएगी तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, बना लेते हैं किरण आरेख बनाकर देख लेते हैं कि फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो ये आपका हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। यहाँ पर एक वस्तु रखते हैं ये इस प्रकार से, फोकस पर रखी वस्तु। एक किरण हमने कैसे भेजा, मुख्य अक्ष के समांतर, जो किरण जाएगी परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर, और दूसरी किरण हम लोग भेजने वाले हैं वक्रता केंद्र से। देखिए दूसरी किरण हम लोग वक्रता केंद्र से भेजने वाले हैं, और ये वक्रता केंद्र से जो किरण जा रही है ये यहाँ तक जाएगी और परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौटेगी। ये किरण वक्रता केंद्र वाली यहाँ तक जाएगी, परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौटेगी। और यहाँ एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि ये किरणें कहीं पर एक दूसरे को मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं, लेकिन ये किरणें कैसी हैं, परस्पर एक दूसरे के समांतर हैं। यदि आप बनाएंगे सही ढंग से तो ये किरणें परस्पर समांतर हैं, इसलिए हम मानते हैं कि ये अनंत पर मिलेंगी। ओ डैश वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इसके बारे में कुछ पॉइंटों पर चर्चा कर लेते हैं। इसकी स्थिति जानते हैं, इसकी स्थिति कहाँ होगी, तो इस बार इसकी स्थिति होगी अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर। और यदि प्रकृति की बात करें तो यहाँ पर भी प्रकृति होगी, वास्तविक प्रतिबिंब ही बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और कैसा होगा, उल्टा होगा। यहाँ आकार की बात करें तो आकार बड़ा होगा, बड़ा यानी कि अनंत पर बन रहा है तो अनंत पर अत्यधिक विवर्धित आप बोल सकते हैं, या बहुत बड़ा बोल सकते हैं, आप बड़ा लिख दिए हैं, अधिक बड़ा यानी कि अधिक बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। आखिरी स्थिति छठवीं पर चर्चा करते हैं। इस बार हम लोग F और P के बीच वस्तु को रखेंगे, F और P के बीच वस्तु को रखने वाले हैं, F और P के बीच। तो चलिए F और P के बीच वस्तु को रखते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हम लोग किरण आरेख, हमने आरेख बना लिया है। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ पर वस्तु को इस बार रखने वाले हैं, तो इस बार हम लोग वस्तु को रखने वाले हैं, ये देखिए इसका F हो गया और ये इसका C हो गया। F और P के बीच में हम लोग वस्तु को रखने वाले हैं। तो हम लोग वस्तु को चलिए यहाँ पर रख देते हैं। कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पर हमने रखा है। तो यहाँ से क्या करने वाले हैं, पहली किरण हम लोग भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, जो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण हम लोग भेजेंगे इस वक्रता केंद्र से, जो टकराकर अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच की दूरियां कंटिन्यू यानी लगातार बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस किरणों को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे
और पीछे की ओर जहां पर ये किरणें एक दूसरे को काट देंगी वही इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। जहां पर एक दूसरे को काट देंगी वही इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो यहाँ पर ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बन रहा है। इस बार आप एक चीज देख रहे होंगे, प्रतिबिंब सीधा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है या नहीं बताइए। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है, सीधा प्रतिबिंब है, और आप देखेंगे दर्पण के पीछे बना हुआ है, आभासी भी है ये, क्योंकि किरणें आभास करा रही। तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्थिति, यदि पूछा जाए आपसे तो बताएंगे कि दर्पण के पीछे प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी है, आभासी और बड़ा है, यानी कि विवर्तित, आभासी और वस्तु से बड़ा। तथा तीसरा हम लोग आकार की बात करें, ये आभासी है तथा सीधा, यहाँ पर लिखिए ये सीधा। और आकार की जब बात करेंगे तो आकार है वस्तु से बड़ा। तो ये है 6 स्थितियां। इन 6 स्थितियों को पढ़कर आप इतना ही देर में इसको अच्छे से सीख सकते हैं और बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी यदि आप इसके पहले के 3 किरण आरेखों के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हो गया और इसके अवतल दर्पण द्वारा हम लोगों ने प्रतिबिंब के बनने को देख लिया। और अब देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, इस चीज को जान लीजिए, ये आपका होमवर्क होगा। अवतल दर्पण का प्रयोग आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर आप अपने ग्रुप में उपयोग को लिखकर खूब अच्छे से और शेयर करेंगे हमें, हम उसको चेक करके आपको बताएंगे कि आप कितने अच्छे से कर पाए हैं। हम लोग उत्तल दर्पण के लिए इसी प्रकार देख लेते हैं, तब तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग इसको मिटाकर अब उत्तल दर्पण पर चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 स्थितियां हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की, और उन 2 स्थितियों को हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ पर हो, आपकी अनंत पर हो, तब देखिए किस प्रकार से एक हम लोग बनाएंगे यहाँ पर उत्तल दर्पण। एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये इसका P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। मान लेते हैं वस्तु हमारी अनंत पर रखी गई है। अनंत पर रखी वस्तु को हम लोग कैसे मानते हैं, यहाँ से जो किरणें चलती हैं उनको माना जाता है कि ये किरणें कैसी आ रही हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरणों को आपको अभी पढ़ाया गया कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो क्या होती हैं, वो तो इस प्रकार से निकल जाती हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें कहाँ से होकर आ रही हैं, ये किरणें मुख्य फोकस से होकर आ रही हैं। तो ये यहाँ पर जहां पर ये किरणों को हम लोगों ने बढ़ाया तो ये किरणें मुख्य फोकस पर एक दूसरे को काट रही हैं, अर्थात इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बिंदु आकार का होगा। और कैसा होगा, आभासी होगा या सीधा। तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसकी प्रकृति बताइए। प्रकृति वास्तविक है या आभासी, किरणें आभास करा रही हैं, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। यहाँ पर आभासी होगा और सीधा होगा। सीधा आकार की बात करें तो वस्तु से छोटा, अर्थात यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आकार जो है अत्यधिक छोटा, यानी बिंदु आकार का है, बिंदु आकार का। और तीसरा यहाँ पर इसकी प्रकृति हो गया, आकार हो गया। और तीसरा आपका होता है स्थिति कहाँ पर है, इसकी स्थिति पर चर्चा करते हैं। तो इसकी स्थिति कहाँ है, दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे और फोकस पर, फोकस पर। ये हो गया दर्पण के पीछे फोकस पर। दूसरी स्थिति हम लोग अनंत और P के बीच कहीं पर भी वस्तु को रखें। स्थिति नंबर 1 है। स्थिति नंबर 2 में वस्तु अनंत और P के बीच रखी जाएगी। P के बीच में कहीं पर भी रखते हैं तो इसके लिए हम लोग किरण आरेख बना लेते हैं। चलिए देखिए, अनंत और P के बीच के लिए ये P हो गया, ये हो गया आपका F और ये हो गया आपका C। मान लीजिए हम लोग ये अनंत है, यहाँ पर ये अनंत है, अनंत और P के बीच कहीं पर भी हमें वस्तु को रखना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ पर रखी गई है। यहाँ से एक किरण भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली सभी किरण ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य फोकस से होकर आ रही हैं।
और दूसरी किरण हम लोग भेजेंगे वक्रता केंद्र पर। दूसरी किरण कहाँ भेजेंगे? वक्रता केंद्र पर, जो क्या करेगी वहीं से जाकर वक्रता केंद्र पर टकराएगी और टकराने के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। जहां एक दूसरे को काट देंगी वही क्या बन जाएगी, ये यहाँ पर नहीं काट रही, यहाँ पर एक दूसरे को काट देंगी तो यही बन जाएगा ओ डैश का प्रतिबिंब, आई डैश आभासी प्रतिबिंब है, वस्तु से छोटा है और साथ ही साथ सीधा है, आभासी तथा सीधा। ये क्या है इसकी? तो इसकी प्रकृति के बारे में यदि चर्चा करें तो इसकी प्रकृति है आभासी है और सीधा है। आकार की बात करें तो आकार है वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा है। और तीसरा इसमें जो हम लोग चर्चा करते हैं वो है स्थिति। तो स्थिति हमेशा कहां पर रहेगी? पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच। तो कहीं पर भी वस्तु रखा जाए हमेशा प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? पी और एफ के बीच, या तो एफ पर बनेगा या तो पी और एफ के बीच बनेगा। और दर्पण के पीछे है, ये चीज भी याद रखिएगा कि दर्पण के पीछे। और ये किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, मिलाया जा रहा है, इसलिए प्रतिबिंब आभासी हो गया। और अब आप उत्तल दर्पण के उपयोग बता देंगे, उत्तल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण के उपयोग आप लोग लिख कर बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं चिन्ह परिपाटी पर। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सब आधारित है प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आरेख पर। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी की सहायता से हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थितियां, धनात्मक ऋणात्मक, इन सब के बारे में जो जानने का नियम होता है वो चिन्ह परिपाटी की सहायता से दर्शाया जाता है। तो दर्पण को मान लिया जाता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप जानते हैं चतुर्थांशों के बारे में, ये आपका धन अक्ष होता है और ये आपका वाई अक्ष होता है। मान लीजिए ये आपका कोई भी दर्पण यहाँ पर रखा गया है, कोई एक दर्पण यहाँ पर इस प्रकार से कुछ दर्पण रखा गया है। तो वस्तु इस तरफ रखी जाती है, ये कौन सा है? बायां। तो बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर नापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। दर्पण के बाईं ओर नापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक, और इस तरफ यानी कि दाईं ओर की दूरियां जो ली जाती हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। और समस्त दूरियां, दूसरा नियम, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक और नीचे की दूरियां ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक और वाई अक्ष की ओर, ऊपर की ओर की दूरियों का चिन्ह धनात्मक के साथ लिया जाता है। और यही बताया गया आपको, ये चिन्ह परिपाटी का नियम है कि मुख्य अक्ष के अभिलंबवत ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, दाईं ओर धनात्मक, चिन्ह परिपाटी में ये होता है। और दर्पण के लिए जो सूत्र है आपका दर्पण सूत्र वो ये है, आपको सिर्फ सूत्र जानना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण के लिए u, v तथा f में संबंध है जिस पर सवालें लगेंगी। इसका डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं है तो इसलिए आप डेरिवेशन नहीं करेंगे। यहाँ पर जो f लिया गया है वो f क्या है? फोकस दूरी है, फोकस दूरी। और v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है। और साथ ही साथ u क्या है? वस्तु की दूरी। ये तीनों में आपका संबंध है, u, v तथा f में संबंध है। और ये चीज आपको अच्छे से सीखना है। यहाँ से आपसे क्या होता है कि सवाल पूछी जाती है। और आवर्धन, एक चीज और पूछा जाता है आपसे कि आवर्धन क्या होता है। तो जो आवर्धन है वो होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं, या रेखीय आवर्धन वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे हम लोग आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग लिखते हैं I और वस्तु की लंबाई को हम लोग लिखते हैं O। I/O, यम बराबर I/O लिखते हैं। और इसी को हम लोग लिखते हैं V/,
यू, यानी कि वस्तु ये है प्रतिबिंब और ये है वस्तु। यहाँ पर हम लोग फार्मूले के अनुसार रखते हैं। देखिए फार्मूले के अनुसार क्या होगा, m बराबर आई बटे ओ। आई कहाँ है, अवतल के लिए यदि बात करें तो आई नीचे की ओर होता है और ओ ऊपर की ओर, तो नीचे की ओर दूरियां कैसी हो जाएंगी, ऋणात्मक, यानी कि m बराबर माइनस आई बटे ओ। और यहाँ पर देखिए जो v होती है, v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कभी इस तरफ बनता है तो कभी उस तरफ बनता है, या आप इस चीज को यहाँ पर ऐसे देखेंगे कि m बराबर आई बटे ओ बराबर v बटे यू, m बराबर आई बटे ओ बराबर v बटे यू। और यहाँ पर आप इस चीज को इस हिसाब से रखेंगे, चिन्ह के हिसाब से कि कौन सा चिन्ह कहाँ पर प्रयुक्त किया जा रहा है, उसके अनुसार आप रख देंगे। तो टोटल जो फार्मूला आएगा वो इस प्रकार होगा, m बराबर आई बटे ओ बराबर माइनस v बटे यू, ये आवर्धन का सूत्र है। और यहाँ तक आपसे जहाँ आप बताएंगे कि आई प्रतिबिंब की लंबाई है, ओ वस्तु की लंबाई, v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है। और इसके बाद जो आपका टॉपिक है ये प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से अब हम लोग अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो अपवर्तन पर चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इस चीज़ को 1 शॉट रिवीजन के तौर पर तैयार कर लीजिए अच्छे से, और जो लोग नहीं लिखे हैं वो ऐसे बोलते हुए जो नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।